पहले लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, एक प्रैक्टिस शीट हम लोगों ने करी, दैट इज स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। उसी के कुछ अच्छे क्वेश्चन और उसी के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। दूसरी, एसटीपी पर प्रेशर जबकि 1 बार और लगभग 1 एटमॉस्फेयर होता है या 760 मिलीमीटर एचजीज होता है स्टैंडर्ड प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री। इसको माइनस मत ले लेना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ 273.15 केल्विन। एसटीपी की कंडीशन ये होती है। एवोगैड्रो लॉ मैंने आपको पढ़ाया, एट एसटीपी किसी भी गैस का 1 मोल किसके बराबर होता है वॉल्यूम में 22.4 लीटर्स। वॉल्यूम वाली बात आपने काफी न्यूमेरिकल्स में यूज करी। इस वॉल्यूम को लेके एक बात करनी है मुझको। अगर टेम्परेचर बदल दो, आई एम टॉकिंग अबाउट गैस, टेम्परेचर बदल दो तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। यही वजह है समर्स में गाड़ियों के टायर में हवा का प्रेशर थोड़ा कम रखा जाता है, बजाय 33 के 30 कर देते हैं या 32 कर देते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर आई होप आप लोगों को पता हो 33 रखते हैं। क्यों कर देते हैं भाई? गर्मियों में धूप में जब आपकी गाड़ी खड़ी है टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ के टायर फट सकता है, इसीलिए थोड़ा प्रेशर कम रखते हैं, बिकॉज आई नो टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर आपने टेम्परेचर बदला तो वॉल्यूम भी बदलेगा। अगेन कमिंग बैक टू गैसेस, अगर आपने प्रेशर बदला तब भी वॉल्यूम बदलेगा। भाई प्रेशर लगा दो गैस पे तो गैस पिचक जाएगी। डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स की बॉटल में क्या होता है, गैस पैक्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब मॉलिक्यूल्स को फोर्स कर दिया, पास आ जाओ, आप लिक्विड बनो। यानी कि एक गैस जिसका वॉल्यूम इतना था, अगर मैंने उसे कंप्रेस कर दिया तो उसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। मींस प्रेशर और टेम्परेचर बदलते गैस का वॉल्यूम बदल जाता है। एग्रीड, अंडरस्टूड? यानी प्रेशर टेम्परेचर बदलेगा तो तुम्हारा वॉल्यूम जो गैस का तुम याद करके आए हो वो शायद ना एप्लीकेबल हो। तो एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। बाकी किसी टेम्परेचर प्रेशर पे तुम कमेंट नहीं कर सकते वॉल्यूम कितना होगा। अच्छा टेम्परेचर डबल कर दिया तो शायद वॉल्यूम भी डबल होगा। प्लीज रिफ्रेन, नो नीड ऑफ कीपिंग ऑन दीज गैसेस। सो ये गैस बिल्कुल नहीं करना। यानी कि किसी भी गैस के लिए एक रूल है, जो भी तुम प्रेशर लगा रहे हो उसके ऊपर, जो भी उसका वॉल्यूम है और जो भी उसका टेम्परेचर है, इसका ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। P इंटू वी बाई टी इज ऑलवेज कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन से आया, अभी वो हमारे सिलेबस में आई नहीं तो हमने अभी पढ़ा नहीं, लेकिन फॉर एनी गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस इज एप्लीकेबल। यानी कि अगर मेरे को कोई 2 चीजें पता है तो तीसरी चीज निकाल सकती हूं अगर मुझे बता दो भाई कांस्टेंट है। सो अगर किसी गैस के लिए पीवी बाई टी कांस्टेंट है, इट मींस P1 में मैंने जो चेंज किया, प्रेशर बदल दिया मैंने, ऑटोमेटिकली उससे वॉल्यूम तो बदलना ही है। तो प्रेशर नंबर 1 और टेम्परेचर नंबर 1 पे सपोज गैस का वॉल्यूम इतना। अब इधर ध्यान देना, ये 1 जो मैं लाई प्रेशर, ये लाई वही एसटीपी वाला 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, और टेम्परेचर भी मैं लाई 273.15 केल्विन। अगर मैंने प्रेशर और टेम्परेचर दिया, ये वॉल्यूम तुमको पहले ही पता है, क्वेश्चन में ढूंढना नहीं, 1 मोल का वो तुमको पहले ही पता है 22.4 लीटर तुम डाल दोगे। लेकिन व्हाट इफ, मैं क्या कह रही हूं, ये तो कांस्टेंट होता है। व्हाट इफ आई चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वॉल्यूम तो चेंज होगा। इसमें मैंने अच्छी खासी कहानी सुना ली। नया प्रेशर तुमने दिया P2, नया टेम्परेचर तुमने दिया T2, automatically नया वॉल्यूम cannot be V1, it is going to be V2. It is also constant, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, they both will be equal to each other. That is why जैसे M1 V1 is equals to M2 V2 आप फ्रीली इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही आज से ये इस्तेमाल करें। What volume of oxygen is required? स्टोइकियोमेट्री पे ही आज सारी क्वेश्चन जो भी लाऊंगी स्टोइकियोमेट्री पे ही लाऊंगी। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एट इतने डिग्री टेम्परेचर और इतने मिलीमीटर एचजी। नॉन एसटीपी दिया है, एवरीवन चेक। ये टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन मेरे को स्टैंडर्ड नहीं दी, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस दी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग नॉन एसटीपी। अब अगर ऐसा है तो जो एनसीईआरटी वाले बच्चे चाहे अपना पिछला काम कर लें इतनी देर, या अपने इंटरेस्ट के लिए सुनना है तो आई डोंट माइंड। कैन बी obtained फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ KClO3। 10 ग्राम KClO3 को मैं लाई, वो डिकम्पोज होके O2 बनाता है,
तो पहले क्वेश्चन समझो, इसको रीड कैसे करोगे। 10 ग्राम KClO3 लाए तो उससे कितना ऑक्सीजन बना सकते हो लैब में, पहले तो मेरे को रिएक्शन चाहिए। तो रिएक्शन क्या है, ये रहा। KClO3 को आपने जैसे ही हीट किया, इट विल ब्रेक एंड इट विल डिकम्पोज एंड इट विल प्रोड्यूस 3O2 बैलेंस करने के बाद। तो अगर मैं अपना मोल कॉन्सेप्ट लगाऊं तो मुझे पता है, तुम 2 मोल KClO3 लाओगे तो 3 मोल्स O2 बनेगा। और काश STP दे रखा होता। आई होप एवरीबडीज आईज आर हेयर ओनली। इस तरह के क्वेश्चन DPP में नहीं है तो समझ लो वैरायटी कम है। अगर मेरे को ये STP पे पूछ लिया होता तो मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म था। तुरंत आपने बोलना था 3 मोल बन रहे हैं मैम STP पे, तो फिर कितना वॉल्यूम होगा, 3 × 22.4 लीटर क्लोज्ड। कि KClO3 के 1 मोल से इतना हो सकता है। चलो 1 मोल नहीं पूछा मैंने, कितना पूछ लिया, 10 ग्राम। तुम 10 ग्राम में मोल निकाल देते इसके कि 1 मोल से इतना तो इतने मोल से कितना, क्वेश्चन क्लोज। बट ये तो है ही नहीं। क्यों ये नहीं है, मेरे को अगर 3 मोल O2 मिल रहे हैं, उसका वॉल्यूम ये मैं नहीं रिपोर्ट कर सकती क्योंकि ये अलग टेम्परेचर प्रेशर है। इतना हाई टेम्परेचर है, 0 की जगह 18, वॉल्यूम पता नहीं कितना बढ़ गया होगा। और प्रेशर और कम है, 760 मिलीमीटर Hg की जगह कितना है, 750। 760 अगर ये था, 750 ये है, तो प्रेशर घटाते ही वॉल्यूम बढ़ गया। मुझे क्या पता कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो यहां मेरे लिए वो P1 V1 काम आएगा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करती हूं। मुझे पता है बैलेंस करने से कि इसके 3 मोल पैदा होंगे अगर मैं 2 मोल KClO3 की लाई। मोल कॉन्सेप्ट तो मेरे को ये कहता है, बस ये तो इंफॉर्मेशन मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आ गई। बट गिवन क्या है, 10 ग्राम KClO3। ये काम मैं अभी नहीं करा रही कि मोल्स कैसे आए, ये आपको आता है। 10 ग्राम KClO3 में कितने मोल्स होंगे, पहले मैंने वो निकाल लिया। जब 2 मोल KClO3 से 3 मोल O2 बनते हैं तो इतने मोल से कितने बनेंगे, मैं वो भी निकाल के आ गई। आपको ये बहुत बहुत बार करा दिया गया। नाउ आई नो 0.12 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस STP पे कितना वॉल्यूम रखती है वो मेरे को पता है, राइट। STP का पता है, बट मेरे से STP पूछा नहीं है। स्टिल अगर मेरे को कोई STP पे पूछता, क्या मैं इस ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे सकती थी एवरीवन? ये वॉल्यूम मेरा आंसर नहीं है क्योंकि दिस वॉल्यूम इज एट STP। तो यानी कि P1 V1 बाय T1 तीनों चीजें हैं मेरे पास। प्रेशर मेरे पास कितना है, 760। टेम्परेचर कितना है, 273.15 को इग्नोर कर सकते हैं कैलकुलेशन में। और वॉल्यूम कितना है, दिस। इसको मल्टीप्लाई करके जो वॉल्यूम आएगा वो, ये तो मेरे को पता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसी गैस का वॉल्यूम बताओ अगर मैंने आपको प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस बदल दी तो बता देंगे, क्या प्रॉब्लम है इक्वेट करके। यानी ये 3 तो मेरे पास हमेशा है एवोगैड्रो लॉ से, और ये 2 तुमने क्वेश्चन में बता दिया। भाई इस प्रेशर इस टेम्परेचर पे बताओ कितना वॉल्यूम लगेगा। तो यानी मैंने जब ये अप्लाई किया तो अब मैं नया वॉल्यूम रिपोर्ट कर सकती हूं। मेरी क्लास अब इसको सॉल्व करे एंड आपको P1 पता है, आपको T1 पता है, और V1 की जगह आप ये पुट कर दोगे। P2 आप जानते हैं, T2 आप जानते हैं, क्वेश्चन में दिया है, V2 आप निकालिए। 2.6 तो ज्यादा जनता 2.6 की तरफ है। 2.8 वाले ने कोई अप्रोक्सीमेशन मेजर मारा है क्या? तो अगर मैं देखूं, मेरे को कहा गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, मैं कितना वॉल्यूम एयर का लेके आऊं एट STP। बच गए, STP पे है। एट STP कितना वॉल्यूम एयर का लेके आऊं, उस एयर में जिसमें 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम होता है। मेरी क्लास मेरे को बताए अगर मैं 100 लीटर एयर ले आई तो कितने लीटर ऑक्सीजन आई, 21 लीटर्स। तो 21% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब तो क्लास को पता है, तो इसमें तो आप परेशान नहीं होंगे। तो सवाल मेरा ये है कि मैं एक लैब असिस्टेंट हूं और मुझे अपने केमिकल लैब में जो टीचर हैं उन्होंने कहा है, बॉस ने कहा है, भाई एयर का वॉल्यूम लेकर आओ एक सिलेंडर में, और एयर में 21% ऑक्सीजन है। मुझे वो एयर इतनी चाहिए जिसमें इतना ऑक्सीजन हो कि वो 200 ग्राम सल्फर को कंप्लीटली बर्न कर दे। उतनी एयर लेके आओ। लेकिन एक ट्विस्ट और डाल दिया, स्कूल में नहीं आ सकता ये क्वेश्चन। वो जो 200 ग्राम सैंपल है उसको 20% कोई और इनर्ट चीज मिक्स कर रखी है, क्योंकि सल्फर अकेला बेच नहीं सकते, बाहर नहीं ला सकते।
यानी 200 ग्राम का 20% वेस्टेज है। तो मेरे ख्याल से 200 ग्राम का 20% भी हम निकाल सकते हैं। 100 ग्राम का 20% क्या होता है? 20 ग्राम। 200 ग्राम का 20% क्या होगा? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम तो उसमें कबाड़ है। कितना सल्फर है मेरे पास? 160 ग्राम। तो मेरे को कहा गया है 160 ग्राम सल्फर को कंप्लीटली बर्न करने के लिए जितना ऑक्सीजन मेरे को चाहिए वो लेके आओ, बट एयर से। कितनी एयर लाओ कि उसके अंदर उतना ऑक्सीजन हो, बस ये है। अब इन सारे टुकड़ों को अगर आप जोड़ पाते हैं तो यू आर देयर। अब यहां पर हो जाती है फिर स्पून फीडिंग। तो कि क्या मतलब कुछ लोग अगर करना चाहें कर सकते हैं, मेरे को ना सुने, और जो नहीं कर पा रहे पहली बार है तो बनता है राइट, एक बार आप हमें रूट एक्सप्लेन करिए, अगली बार हम खुद करेंगे। सो वो भी हो सकता है। सो पहले तो मैंने एक इक्वेशन देखी, मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है, तो मेरे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। अब सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मेरे को टास्क दिया था वो मैंने ऐसे लिख लिया। मुझे ऐसे बहुत बढ़िया समझ आता है। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं पहले पूरे इस तरह से लिखूंगी। जब फर्स्ट टेक होता है, जब तीसरी चौथी बार ये चैप्टर आएगा 2 साल में, तब तुम ये हवा में करोगे। 80% ऑफ 200 ग्राम सल्फर है। सबसे पहले तो मैंने वो लिख लिया यहां पे, उसका क्या मतलब है। टुकड़े सॉर्ट करने शुरू किए। 160 ग्राम, 160 ग्राम है सल्फर का। मोलर मास हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है, मैंने यहां लिखा नहीं। मुझे मोलर मास पता है इसका 256 मोल्स निकाल के बैठ गई मैं सल्फर की। कितने मोल्स मेरे को दिए। अब अगर मेरे को बैलेंस्ड इक्वेशन को देखूं, 1/8 मोल के लिए कितना O2 चाहिए? 1 मोल। 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 8 मोल। 0.625 के लिए कितना चाहिए होगा? 5 मोल। कैलकुलेशन इजी। यहां से जिस बच्चे ने मोल निकाल लिए उसके बाद आपको दिख रहा है कुछ नहीं बचेगा खास मेजर। 5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। किसके लिए? सल्फर के इस सैंपल के लिए। अब मेरा काम शुरू। 5 मोल ऑक्सीजन का मतलब एसटीपी पे कितना वॉल्यूम? भाई ये तो कर ही लोगे तुम। एसटीपी वाला तो अब आसान लगने लगेगा। नॉन एसटीपी के बाद, ये बड़े दुख के बाद छोटा दुख छोटा ही हो जाता है। सो यहां पर इतना वॉल्यूम तुमको O2 का चाहिए, और अब तुम एयर का सैंपल लाने गए। एयर इतनी लाओ जिसका 21% ये हो, तो उस सैंपल का वॉल्यूम क्या हो। यानी अब मेरा सवाल, हाउ मच एयर वी शुड टेक जिसका 21% इतना लीटर होना चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम है, मैं जानती हूं किसी सैंपल का 21% निकालना होता है तो क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम इंटू 21/100, यही करते हैं ना। 21% ऑफ वी तो निकालना है, इज इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन। मुझे पता है ये वॉल्यूम जो है एयर का 21% है, तो एयर का वॉल्यूम कितना होगा, ये मेरे पास इंटीजर टाइप में आया है रीसेंट जेई में। आंसर है 533.3333। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 533.3। तो फिर राउंड ऑफ करके तो यही बनेगा। दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन है, टू बर्न 34 ग्राम ऑफ मीथेन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 at 10 degree centigrade and 760 millimeter Hg pressure is needed। कितना वॉल्यूम O2 का एट दिस कंडीशन लगेगा ताकि मैं 34 ग्राम मीथेन को कंप्लीटली बर्न कर सकूं। मीथेन का मास 16, 34 तो 2 पॉइंट समथिंग आया होगा। मुश्किल कैलकुलेशन तो नहीं है। चलो कितना आया? 2.1 मोल ऑफ मीथेन। 4.2 मोल कर दूं बच्चों अगर तुम्हारा 2.1 करेक्ट है तो। 4.2 मोल्स का वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होगा? 4.2 इंटू 22.4 लीटर्स। यानी एसटीपी पर मेरे पास वॉल्यूम आ गया। सो आई हैव P1 V1 बाई T1 ऑल वैल्यूज, तीनों वैल्यूज आ गई। बस अब ये वॉल्यूम मेरे को एसटीपी पे रिपोर्ट करना है, ये सॉरी नॉन एसटीपी कंडीशंस पे रिपोर्ट करना है। तो P1 V1 T1 की वैल्यू पुट करती हूं मैं आपके साथ। P1 इज 760, V1 आ गया 4.2 इंटू 22.4 लीटर्स, और T1 कितना है मेरे पास? 273 लिख दें, ठीक है। चलिए इधर P2 V2, क्वेश्चन में मैंने P2 760 ही दिया है कि कुछ तो कट जाए, सांस आए तुम लोगों को, बस इसीलिए, अगले नहीं देंगे।
और इसका V मेरे को मांगा है, टेम्परेचर कितना दिया है 10, तो कितना हो गया 283। बस ये था केमिस्ट्री का। तो अब इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है, ये और ये कट गए, बाकी फाइट इज योर्स। अब एक क्लास 9th का टॉपिक चलते चलते डाल दिया एनसीईआरटी में, पता नहीं क्या सोच के, तो क्लास 9th पढ़ाती हूं दोबारा। फिर इसके क्वेश्चन में मैंने सोचा मैं स्टोइकियो डाल देती हूं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस में आई विल गिव यू स्टोइकियो, लेकिन लॉ आपको एनसीईआरटी में डाले हुए हैं, आपके स्कूल में ये सब आएंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई एम गोइंग वेरी फास्ट बिकॉज इट डिजर्व लेस टाइम। इन अ केमिकल चेंज, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मास कंजर्व्ड होता है, मास कभी वेस्ट नहीं होता, हमेशा कंजर्व होगा मास। सो यू ऑल शुड नो। फॉर एग्जाम्पल एक फिजिकल चेंज, क्यों केमिकल चेंज लाऊं, एक फिजिकल चेंज। अगर मैं 1 kg वाटर को फ्रीज करके आइस बना रही हूं तो आइस का मास भी 1 kg आएगा, 0.1 ग्राम भी बढ़ेगा या घटेगा नहीं। वॉल्यूम बढ़ना अलग बात है, लेकिन मास रिमेन्स सेम। मास इज कंजर्व्ड इन नेचर। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें एक बहुत ही बित्ता सा न्यूमेरिकल अगर क्लास 9th के बच्चे को देना है तो सिंपल रिएक्शन, क्लास 11th के बच्चे को स्कूल में देना थोड़ा सा रिएक्शन डिफिकल्ट सा दिखा दूंगी। यहां मैंने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिटिक एसिड से रिएक्ट करा के उसका सॉल्ट बनाया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको क्या क्वेश्चन फ्रेम करके मैं देती हूं, ऐसा कुछ मैंने पहले तो क्रिएट किया क्वेश्चन और उसके बाद कहा इसमें मेरे को बताइए कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का एस्केप किया। तो पहले मास निकाल लोगे टोटल कितना, बाद में जो रेजिड्यू नीचे बचा है उसका मास क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में ऐसे सजा के नहीं देंगे, क्वेश्चन में क्या देंगे, इतने ग्राम ये लिया, इससे इतने ग्राम ये रिएक्ट कराया, उसके बाद रेजिड्यू का मास केम आउट टू बी 18 ग्राम, आइडेंटिफाई हाउ मच CO2 एस्केप्ड। तो रेजिड्यू है जो भी कुछ नीचे बचा उसका, तो इन दोनों का टोटल मास मेरे को क्या दे दिया 18 ग्राम। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला होगा, दिस माइनस दिस, क्योंकि मास वेस्ट नहीं हुआ, मास कंजर्व हुआ। तो किसी एक का मास ना देना और बाकी सबका मास देना, दैट इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन वी कैन आस्क ऑन दिस। तो जब सबको पास करना होता है ना, स्कूल को मजबूरी होती है, तो ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं कि पास तो सभी हो जाएं, घर पे डंडे तो नहीं पड़े। तो ये वो पास होने वाले क्वेश्चंस हैं। बट ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शंस के साथ एप्लीकेबल नहीं है। 1 ग्राम यूरेनियम भी खत्म हो गया तो वो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वी ऑल नो। उस मास को डिसअपियर करके ही तो हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो किसने कहा मास कंजर्व होता है जी, वो मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो मास डिसअपियर हो रहा है, बट वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। तो इस बात को कवर अप करने के लिए फिर इसको सही किया गया, मास और एनर्जी, मास एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड एक्चुअली, ओनली मास इज नॉट कंजर्व्ड। अगर मास कहीं लॉस में गया है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस, उनमें वो मास कंजर्व होके मास ही में नहीं बदला, वो किस में बदल गया, एनर्जी में। तो मास एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, जो भी भाषा लिखी है इसको सिंपल लैंग्वेज में लाती है। कोई भी एक कंपाउंड, कोई भी एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट होती है, कोई भी एक केमिकल कंपाउंड जो बनता है, किसी भी सोर्स से बन रहा हो, किसी भी तरीके से बन रहा हो, किसी भी शहर में बन रहा हो, कहीं भी बन रहा है, अगर वही केमिकल कंपाउंड बन रहा है, सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक फॉसिल फ्यूल के कंबशन से बन रही है जो गाड़ियों में है, वही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर रहे हैं, ह्यूमन मशीनरी एक्सेल कर रही है, वही कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज होने से बन रही है। 3 अलग अलग सोर्सेज बता दिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनने के, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तीनों जगह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होते वक्त हम क्या देखते हैं उसके। तो अगर 3 अलग अलग सोर्सेस से मैं कार्बन डाइऑक्साइड लाई, आप 3 कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने एक रेस्पिरेशन का ले लिया, एक कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन का ले लिया, एक सिंपल कोल के बर्न होने का ले लिया और एक कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज होने का ले लिया।
कोई भी 3 एग्जाम्पल उठा लो जहां कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जहां वाटर बन रहा है, या जहां कोई सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ भी मॉलिक्यूल, अमोनिया बन रहा जो आपको आता हो, तो 2-3 सोर्सेज से जो CO2 बना, हर बार कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो बाय मास एक सिंपल होल नंबर रेशो आया, एंड दैट टू फिक्स्ड। सिंपल होल नंबर रेशो भी छोड़ो, मैंने ऊपर लिखा नहीं लिखा पता नहीं, लेकिन फिक्स्ड रेशो बाय मास आएगा हमेशा। कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे, कार्बन का कितना मास बच्चों 12 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना मास 2O का मास कितना होगा 32, निकालना ये रेशो कितना आया 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से किसी भी टेम्परेचर में किसी भी कंट्री में बने, उसका रेशो बाय मास इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ये हर कंपाउंड के साथ एप्लीकेबल है, जिसके साथ मर्जी रेशो बाय मास आप निकाल सकते हैं, ये सभी कंपाउंड्स के साथ एप्लीकेबल है। यस, इसमें क्या कोई ट्रबल है? एक ट्रबल तो मैंने ऊपर लिखी थी, ये उन एलिमेंट्स के साथ एप्लीकेबल नहीं है जहां आइसोटोप्स हैं, आएगा अगली स्लाइड पे उम्मीद है। आइसोटोपिक के साथ ये एप्लीकेबल नहीं है, क्यों नहीं है वो भी पता चलेगा। लेकिन एक इशू इसके साथ, सम डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम रेशो। यस, ये पूछा जा सकता है, क्या हर कंपाउंड का रेशो फिक्स है? यस। क्या 2 कंपाउंड्स का रेशो सेम हो सकता है? यस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये ईथर में आप देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन इज टू 1 ऑक्सीजन इज टू 6 हाइड्रोजन, राइट, इसको 10 ना ले लें। इसमें भी 2 कार्बन इज टू 6 हाइड्रोजन इज टू 1 ऑक्सीजन, तो रेशो तो सेम ही आएगा। अच्छा, मैंने थोड़ा रेशो में वैसे लिख दिया, बट आई होप यू अंडरस्टूड कि 2 अलग अलग कंपाउंड का रेशो बाय मास सेम आ सकता है, इस पे ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन बनता है। बट मैंने एक लिमिटेशन बोली इसकी कि आइसोटोपिक केसेस में ये अप्लाइड नहीं है, ये लॉ सिर्फ केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए तो है, लेकिन शुड नॉट इन्वॉल्व आइसोटोपिक एलिमेंट्स। क्या मतलब है इस बात का, उसको समझते हैं। लोगों का पेन चल रहा है इसलिए रुकी हुई है। हो गया प्रभव? अगर तुमने आइसोटोपिक कार्बन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो पीछे तो मैं ये बात मान के चल रही हूं, कार्बन का मास अगर CO2 कार्बन 12 है तो वही 12:32, सेम जो हमने पीछे किया। लेकिन कार्बन 14 वाले में थिंग्स विल बी डिफरेंट, रेशो विल बी डिफरेंट, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सेम नहीं है। इसमें कार्बन का इन्वॉल्व आइसोटोप अलग है। आप कार्बन के आइसोटोप को ढूंढ रहे होगे, अगले शायद ऑक्सीजन का आइसोटोप अलग करके दे दे। यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कोई भी एटम अगर आइसोटोपिक में मौजूद है तो वहां आप इस लॉ को नहीं लगाएंगे। इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन आइसोटोप्स आर इन्वॉल्व। व्हेन गैसेस रिएक्ट्स टुगेदर, और डीपीपी में 3-4 क्वेश्चन गए हैं इसके। मैंने ममता मैम से पूछा कि आप लोगों ने डाउट सेशन में कैसे किया, बस ऐसे ही कर लिया। लॉ हल्का फुल्का पता सा होता है सबको, लेकिन अब वो क्वेश्चन दोबारा करेंगे। सो when gases react together they do so in volume। गैसेस में मोल कॉन्सेप्ट बिना लगाए भी काम चल सकता है। वॉल्यूम लगा दो, क्या मतलब, थोड़ी देर में समझ आएगा। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैसेस हैं, तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी ने उस क्वेश्चन को वाया मोल कॉन्सेप्ट किया है तो मुझे बताना, वो बहुत लंबा गया होगा, अब एक लाइन में हो जाएगा। तो अगर गैसेस रिएक्ट करती हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो टू ईच अदर। आपस में जिस वॉल्यूम में वो रिएक्ट कर रही है वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशो होता है। एंड टू द गैसेस इन प्रोडक्ट ऑल्सो, प्रोडक्ट में भी गैस है तो उससे भी सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। पर शर्त क्या है, तीनों का वॉल्यूम, चारों का वॉल्यूम सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर प्रेशर बदलने से वॉल्यूम बदलता है। तो ये लिख लिया हो तो इसको समझते हैं, इस पे 3-4 क्वेश्चन करते हैं। क्या ये 3 लाइनें नोट हो गई? अब मैं इसको समझाती हूं आपको। मान लीजिए पहला रिएक्शन H2Cl2 फॉर्म 2HCl, बैलेंस रिएक्शन, तीनों गैसेस। हाँ, तो इसमें मैं एक बात कह सकती हूं, अदरवाइज क्या कहती, 1 मोल हाइड्रोजन गैस,
1 मोल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मोल HCl गैस बनाती है। लीव दैट नाउ। अब हम ये भी कह सकते हैं दे विल कंबाइन इन वॉल्यूम, ऊपर यही लाइन लिखी है। 1 लीटर इसका 1 लीटर इसका कितना बनाएगा? 2 लीटर। जब तो हम ये एग्जाम्पल देके चलते हैं, बुक्स भी और हम भी, तो बच्चे कहते क्या ही था, 1 + 1 2 ही होना था। सॉरी, अगला एग्जाम्पल बैलेंस्ड है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 मोल अमोनिया बनाता है। यहां दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन जैसे ही मैं वॉल्यूम पे आई, 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 लीटर अमोनिया नहीं बना रहा है। प्लीज नो कंजर्वेशन। वो कितने अमोनिया बना रहा है? 2 लीटर्स। ये कहना है गे-लुसैक्स लॉ का। आप मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो इस बात को, लेकिन किसने कह दिया 2 मोल इज इक्वल्स टू 2 लीटर? पूछ लिया तो फंसोगे। अगर तुमने क्वेश्चंस करते वक्त इसके 2 मोल को 2 लीटर ले लिया, तुम पे डाउट हो जाएगा तुमको खुद को, 2 मोल का वॉल्यूम तो 44.2 लीटर्स होना चाहिए था, सॉरी 44.8 लीटर्स होना चाहिए था, तुम 2 लीटर कैसे लेते हो? फिर डाउट होता है अपने आप पे कि हाँ गलत ले रहे, गलत नहीं ले रहे। गे-लुसैक्स लॉ कहता है अगर तीनों चीजें, चारों चीजें गैस हैं तो डिस्कस इन वॉल्यूम। लीटर छोड़ो, तुम ml भी ले सकते हो, अगले क्वेश्चंस में लूंगी। यू कैन यूज एनी यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तीनों लीटर में ले लो, तीनों ml में ले लो, जैसे क्वेश्चन में सूट करता है। ये है गे-लुसैक्स लॉ। अब जब तक इसके 2-3 क्वेश्चन ना करूं, वो भी स्टोइकियो मिला के, तब तक तो ये चैप्टर पूरा नहीं होता। अब मेरे को कहा है 20 ml मीथेन के साथ तुमको दे दी गई 50 ml ऑक्सीजन। बताओ उससे, और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर। अगर तुम रूम टेम्परेचर पर ले आए हो, पक्का ये लिक्विफाई हो जाएगा, और अगर थोड़ा भी हाई टेम्परेचर होता तो ये भी गैस का हिस्सा होता। आंसर बदल जाता उससे, कि आप ये कह सकते हो क्वेश्चन में ये नहीं बना रखा, तो क्या मैं इसको स्टीम को भी गैस में गिनूं या ना गिनूं? तो मेरे को यहां रूम टेम्परेचर से पहले तो रूल्ड आउट करना पड़ेगा, भाई रूम टेम्परेचर पर ये तो लिक्विफाई हो गया, ये गैस नहीं। और मेरे से एंड में क्या पूछ रहे हैं? सी द लैंग्वेज, द वॉल्यूम ऑफ द गैस लेफ्ट। गैसेस, गैस आपका काम, कितना वॉल्यूम गैस का बचा पीछे। कहीं नहीं बोल रहे लिमिटिंग एजेंट का, इसका उसका, कोई हिंट नहीं। अब मैंने इस पे लगाना शुरू किया, क्योंकि सब कुछ गैसियस है, तो आई विल अप्लाई गे-लुसैक्स लॉ कि 1 वॉल्यूम इसका 20 ml 50 ml देता है, तो इसका कितना ml बनेगा यही निकाल लेती हूँ। वो तो लिक्विड है, अगला तो वाटर। तो मैंने इस पे पहले गे-लुसैक्स लॉ लगाया, इसका 1 ml इसके 2 ml के साथ कंबाइन करके CO2 का 1 ml बनेगा। 3 ही गैस थी, तीनों के साथ लगा दिया, लिक्विफाई हो गया, वो उसको भूल गई मैं। नाउ कितना दे रखा है? 20 ml। ये कितना ऑक्सीजन खपाएगा? 40 ml। ऑक्सीजन कितना दे रखा है मेरे को? तो वो एक्सेस रिएजेंट था, तो यानी कि मुझे पता है LR ये हो गया। प्रोडक्ट मेरे को इससे पता करना चाहिए, इससे नहीं। हालांकि मैं इससे भी पता कर सकती हूँ, मैंने 40 लिखा है, मैंने यहां लिखा 40 है। ऑल्दो मेरे को क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैं हमेशा ऐसे ही करूंगी और आपको सजेशन भी दूंगी, ऐसे ही करिए। गिवन 50 था तो दिख ही गया, 40 इस्तेमाल हुआ तो 10 ml पीछे बच गया। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना बच्चों? 20 का 20। लिमिटिंग रिएजेंट से तय होनी है बात, इससे थोड़ी तय होनी है। मतलब 50 से 40 से भी कर लोगे तो यही आएगा, तो रिक्वायर्ड था। नाउ मेरे को कहा है वॉल्यूम लेफ्ट। किस्मत की बात देखिए, 20 ml ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, काश दिया होता तो हम लपक लेते उसको। 20 ml ये और बचा हुआ इसका 10 ml मिला के कितनी गैसेस बची पीछे? 20 ml तो कार्बन डाइऑक्साइड और 10 ml ऑक्सीजन बची थी, वो भी दोनों नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। तो कुल मिला के मेरा आंसर क्या आया बच्चों? इसमें 30 ml। कोई बात नहीं, किसी से गलती हो सकती है भाई, चेक करो। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये दे दिया मैंने 200 ml, चेक करो क्या गलती कर दी। बैलेंसिंग तो 100 किस एंगल से आ गया वैसे? जस्ट आई एम क्यूरियस भाई, गलती से आ गया। चलो मैंने तो वही तो पूछना था, क्या गलती हुई? ये लॉ लगाया मैंने अभी अभी, इसी लॉ से निकाला, एंड हियर इज इट। और अगर मेरे से पूछा व्हाट इज लेफ्ट, क्या चीज एंड में बची, मैं बताऊंगी
50 ml ये बचा और मेरे को 200 ml HCl भी मिला। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में तो मैं बताऊंगी 50 ml ये बचा मेरे पास और 200 ml HCl बना, दो अलग अलग पार्ट से। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। चल सकती हूं आगे, हो जाएगा ये सबसे। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्विकली समझ लीजिए क्या होता है। जब दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, ये भी आपकी क्लास 9th है, दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो वन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का मास आप फिक्स कर दो, उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट दोनों में कंबाइन कर रहा है उसके मास का रेशो विल बी सिंपल होल नंबर रेशो। नहीं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, उन दोनों में किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करते हैं जो आपको पसंद आए। बट पहले 12 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन और यहां 12 ग्राम कार्बन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन, एग्रीड। मुझे किसी एक का मास फिक्स करने की जरूरत ही नहीं, बाई चांस दोनों में कार्बन का मास सेम है। ये लॉ कहता है दो एलिमेंट्स अगर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाते हैं तो किसी एक का फिक्स्ड मास दूसरे के जिस मास के साथ कंबाइन करता है उनमें भी आपस में सिंपल होल नंबर रेशो होता है। तो 32:16 दोनों केसेस में ऑक्सीजन का रेशो इज 2:1, सिंपल होल नंबर रेशो। ये तो अगर मेरे पास लॉ की स्टेटमेंट आई तो मेरे को एक डिसेंट एग्जांपल देना है, मैंने वो दे दिया। कोई H और O के साथ दो मॉलिक्यूल सजेस्ट कर सकता है, H2O यानी वाटर, H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी सजेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपका बने फ्लो। अब अगर इस पे मैं एनसीईआरटी की बात मानूं तो एक ये बनता है मेरे पास 2 और मोर देन 2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कुल मिला के ये 5 ऑक्साइड बनाते हैं। इन पांचों ऑक्साइड में मैं अपनी क्लास को कह रही हूं अपनी मर्जी से कोई भी दो चूज कर रही हूं, दिस एंड दिस। मुझे बताइए किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करके किसका फिक्स करोगे? तुम्हारा हेडेक। क्यों? नाइट्रोजन का ऑलरेडी फिक्स्ड है, तुम्हें सही रास्ता लेने में दिक्कत है, पागल कहलाओगे। कि कोई कह रहा है बाहर जाओ तो तुम इस रास्ते से बाहर ना जाके इस रास्ते से बाहर जाओगे तो उसको बेवकूफी की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मुंह बंद करो। सो N2O3 N2O4 किसका फिक्स्ड है? ऑलरेडी दिख रहा है 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन। इसमें ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 3 × 16। इसमें कितना होगा? 4 × 16। मैंने 3 × 16 4 × 16 क्यों बोला है? मेरे को सिंपल होल नंबर रेशियो बताना था। 16 16 कट जाएगा। कोई भी 2 3 4 भी उठा सकते हो, एनी 4 यू पिक। उन सब में किसी एक का फिक्स करो। अब मैं पांचों एक साथ उठाती हूं, राइट? मैंने पांचों एक साथ उठाए तो चेक, इन पांचों में मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशो लिखा है। प्लीज आप मत लिखना, ये मेरे को दिखाने के लिए मजबूरी थी। पांचों में मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशो लिखा है और मैं आपको कहती हूं क्या ये लॉ इन तीनों में एप्लीकेबल है और नॉट? इज दिस डेटा इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट? अरे क्यों? होल्ड इट, होल्ड इट। ये हर कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। जल्दी नहीं गर्दन हिलानी, नो। मैंने कहा किसी एक का फिक्स कर दो। अब इसमें तुम लोग चाहो तो नाइट्रोजन का फिक्स करो, चाहो तो ऑक्सीजन का। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है निकालो तो सही। नहीं आएगा सिंपल होल नंबर रेशियो तब बोलूंगी मैं हाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने इसमें इन तीनों केसेस में देखिए 28 की जगह 14 किया तो 16 की जगह अपने आप क्या हो गया? 2 से डिवाइड ही तो किया। इसी तरह यहां पर 14 ही था, यहां फिर 28 और ये था तो मैंने इसको भी 2 से डिवाइड किया। अब देखिए ना, नाइट्रोजन कर दिया फिक्स। अब सबका रेशो देखो जरा, 1:2:2 आ जाएगा कुछ कुछ यहां तक रेशो आ गया। किसी 2 का पूछते, 3 का पूछते, 5 का पूछते, किसी भी ऑर्डर में। मैंने चलो इस ऑर्डर में लिखा, मैंने 24 लिखा हुआ। सॉरी नहीं, यस 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 46 तो हो ही नहीं सकता।
सो पॉइंट इज सिंपल होल नंबर रेशो निकाले बिना नहीं कहोगे लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। फिर आप ये कह सकते हो तो हर जगह एप्लीकेबल होगा। वेट फॉर टेस्ट, हम चेक मारेंगे, क्योंकि किसने कहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन देंगे, हम एक्स वाई दे देंगे? हम तो एक्स वाई के 3 कॉम्बिनेशन दे देंगे, एक्स का मोलर मास और वाई का मोलर मास दे देंगे, और आपसे पूछेंगे क्या इन तीनों में एप्लीकेबल है। फिर आपको जब तक सिंपल होल नंबर रेशो नहीं निकालोगे आपको पता नहीं लगना, क्योंकि एक्स वाई तो आप जानते ही नहीं।